नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस क्लास डीएनएस में। आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 7 है, जिसके अंदर हम करा रहे हैं बीएलएलबी एंड एलएलबी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज, लखनऊ यूनिवर्सिटी और दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर के लिए ये सीरीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो आइए इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। और ये जो हम क्वेश्चन सीरीज करा रहे हैं, ये आप इन सभी कॉलेज के पीवाईक्यू के बेस पे कराया जा रहा है और इसका जो पीडीएफ है ये आपको हमारे डीएनएस एजुकेयर ऐप पे मिलेगा। तो आप वहां पे जाके फ्री स्टडी सेक्शन मटेरियल होगा, वहां पे LLB/BLLB होगा, वहां से जाके आप क्या कर सकते हो, हमारा ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और ये पीडीएफ एंट्रेंस एग्जाम के टाइम में आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि वीडियोस आप बार बार नहीं देख पाओगे, पर ये जो पीडीएफ है आप क्या करना, एंट्रेंस एग्जाम के टाइम में जब रिवीजन करना हो आपको, तो ये आपके उस टाइम बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो रिवीजन के पर्पज से ये भी बहुत पीडीएफ जो है बहुत हेल्पफुल रहेगा और आपकी तैयारी को बहुत बेहतर बना देगा। चलिए आज का हम पहला प्रश्न अपना लेते हैं। पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे है, Who has the supreme power to interpret the constitution? यानी संविधान की व्याख्या क्या, एक सेकंड रुकिए, मैं थोड़ा सा पेन सेलेक्ट कर लेता हूं, एक सेकंड। ठीक है, सही तो है, ठीक। तो देखिए, Who has the supreme power to interpret the constitution? यानी कि संविधान की व्याख्या की अंतिम शक्ति किसके पास प्राप्त है। ठीक है, ऑप्शन आपको दिया है, प्रेसिडेंट, यहां पे प्रेसिडेंट नहीं होगा, यहां पे क्या होगा, पार्लियामेंट होगा। क्या होगा, पार्लियामेंट। ठीक है, एक सेकेंड, प्रेसिडेंट नहीं होगा, ये पार्लियामेंट होगा। ठीक है, दूसरा हमारा प्रेसिडेंट दिया राष्ट्रपति, तीसरा हमारा दिया लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष, चौथा हमारा दिया सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। तो बताइए क्या होगा, संविधान की जो व्याख्या का अंतिम शक्ति है ये किसके पास प्राप्त है, ये आप क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन दिया पार्लियामेंट, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा लोकसभा स्पीकर, चौथा हमारा सुप्रीम कोर्ट। क्या हो जाएगा, फटाफट से आंसर आप लोग बताइए इसका, बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति दी गई है। ठीक है, सुप्रीम पावर किसके अंदर है, तो हमारा सुप्रीम पावर ऑफ द इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज विद इन द सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के अंदर वो शक्तियां दी गई हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसका भी ऑप्शन डी आया है वो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न हमारा है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर्स विथ। यानी कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं छूती हैं, किस देश से उसकी सीमाएं छूती हैं। ऑप्शन आपको दिया, ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी म्यांमार। क्या हो जाएगा बताइए, जो ये सारे राज्य हैं, यानी उत्तराखंड हमारा हो गया पहला, दूसरा हमारा उत्तर प्रदेश, तीसरा हमारा बिहार, चौथा हमारा पश्चिम बंगाल और पांचवा हमारा सिक्किम। ये पांचों राज्य जो है भारत के, वो किस देश के साथ अपनी बाउंड्री को साझा करते हैं, छूती हैं उनकी सीमाएं, कौन सा वो देश हो जाएगा। चाइना के साथ है, देखिए बहुत थोड़ा सा पार्ट लगता है, ऊपरी पार्ट लगता है। ठीक है, और नेपाल और भूटान के साथ सॉरी, भूटान और म्यांमार नहीं होगा, नेपाल हो जाएगा। नेपाल से आप देखोगे तो वहां पे ये जो पांचों स्टेट है हमारा, क्या उत्तराखंड है हो गया हमारा, चाहे हमारा यूपी हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया हमारा, चाहे वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है, और सिक्किम हो गया हमारा, और एक क्या है, बिहार। ये सारे जो हमारे स्टेट है, इसका जो बाउंड्री है वो नेपाल को टच करता है। और क्वेश्चन भी आपसे यही पूछ रहा है। बाउंड्री की अगर बात करें तो बाउंड्री सबसे ज्यादा तो भारत शेयर करता है, इंटरनेशनल बाउंड्री सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो भारत है वो अपना सबसे ज्यादा बाउंड्री जो होता है वो बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वाज पास्ड इन, यानी कि आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाया गया था। आपदा प्रबंधन क्या है, जैसे कहीं पे बहुत ज्यादा फ्लड, बाढ़ आ जाती है, ठीक है, या फिर कोई ऐसी चीजें, घटनाएं हो जाती हैं,
तो वहां पे क्या होता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया है, जैसे प्राकृतिक चीजों से अगर कोई आपदा आता है, कोई ऐसी विपत्ति आती है जहां पे बहुत ज्यादा लोगों का नुकसान होता है, इसलिए क्या हुआ, इंस्टेंट रिलीफ देने के लिए क्या होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया था, जहां पे क्या हो कि स्पेशल फोर्स को रखा गया था कि अगर जहां पे भी ऐसी कंडीशंस आए वहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट के जो लोग हैं वहां पे जाके इंस्टेंट रिलीफ देने का काम करें। तो वो अधिनियम हमारा कब बनाया गया था? तो ऑप्शन आपको दिया, ऑप्शन ए 2003, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2008, ऑप्शन डी 2011। फटाफट से इसका आंसर बताइए, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब पास किया गया था? आपदा प्रबंधन अधिनियम कब बनाया गया था? आप लोग फटाफट से आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? आप लोग दे नहीं रहे आंसर, आप लोग जल्दी बताइए भाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2005 में इसको पास किया गया था, यानी जो आपदा प्रबंधन अधिनियम ये बनाया गया था, ये कब का बनाया गया था? 2005 का ये अधिनियम बनाया गया था, ये 2005 का अधिनियम है। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, हु फाउंडेड आदि ब्रह्मो समाज? ठीक है, हु फाउंडेड आदि ब्रह्मो समाज, यानी आदि ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन आपको दिया है देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन, ऑप्शन डी राजा राम मोहन रॉय। तो बताइए क्या हो जाएगा आदि ब्रह्म समाज? देखिए दो चीजें हैं, ब्रह्म समाज एक होता है, एक क्या होता है? ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज। तो इसके संस्थापक कौन है और आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? फटाफट से जरा इसका आंसर बताइएगा। तो आप लोग इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, आदि ब्रह्म समाज के जो फाउंडर हैं वो देवेंद्र नाथ टैगोर है। कौन है? देवेंद्र नाथ टैगोर है आदि ब्रह्म समाज के, और ये कब था हमारा? 1866 के अंदर था। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी आदि ब्रह्म समाज की? 1866 में किया गया था, और इसके फाउंडर कौन है? देवेंद्र नाथ टैगोर है। ब्रह्म समाज की अगर बात करें तो कौन है? राजा राम मोहन रॉय है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1828 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। 1828 को हुआ था। और जो हमारा आदि ब्रह्म समाज है इसका स्थापना कब हुआ था? 1866 के अंदर। उसके संस्थापक कौन है? देवेंद्र नाथ टैगोर है। और ब्रह्म समाज की कौन है? ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन रॉय। तो ये दोनों क्वेश्चन आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ब्रह्मो समाज और आदि ब्रह्म समाज में क्वेश्चन पूछ देगा, आप कहीं ना कहीं आप राजा राम मोहन रॉय कर दोगे। तो थोड़ा सा वो डिफरेंस समझिएगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ब्रह्म समाज पूछ रहा है या आदि ब्रह्म समाज पूछ रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, पद्मश्री भूरी भाई इज फेमस फॉर, यानी पद्मश्री भूरी भाई है किस लिए प्रसिद्ध थे? ठीक है, ऑप्शन आपको दिया, डांसिंग के लिए थे, ठीक है, म्यूजिक के लिए थे, राइटिंग के लिए थे, और पेंटिंग के लिए थे। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? यानी भूरी भाई जो उनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला था वो किस लिए फेमस थे? तो देखिए वो जो फेमस थे वो पेंटिंग के लिए फेमस थे। किसके लिए फेमस थे? पेंटिंग के लिए फेमस थे। इन्होंने क्या किया था? फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या किया था? पेपर पेंटिंग स्टार्ट किया था। क्या किया था? पेपर पे पेंटिंग स्टार्ट किया था। पेपर पेंटिंग को स्टार्ट करा था। ठीक है, फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या किया था? पेपर पेंटिंग को स्टार्ट करा था, और इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कमिटी? ठीक है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की कहां स्थित है? ठीक है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। ठीक है, ओलंपिक का होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा ये यहाँ पे मिस आउट कर दिया इंग्लिश में, तो हिंदी में क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति कहां स्थित है? ठीक है, ऑप्शन आपको दिया है वियना, ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हमारा दिया है टोक्यो, ऑप्शन सी हमारा दिया लौसाने, ठीक है, ऑप्शन डी हमारा दिया जेनेवा। तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहां पे? हमारा लौसाने स्विट्जरलैंड के अंदर है। कहां पे है? लौसाने स्विट्जरलैंड के अंदर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, जो इसका हेडक्वार्टर है वो लौसाने स्विट्जरलैंड के अंदर है यहाँ पे। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमन बॉडी परसेंटेज ऑफ विच एलिमेंट इज हायर, यानी मानव शरीर में किस तत्व का परसेंटेज सर्वाधिक होता है? सबसे ज्यादा क्या होता है मानव शरीर के अंदर? कौन सा तत्व होता है जो ज्यादा होता है? इसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपको दिया है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी आपका दिया ऑक्सीजन, ऑप्शन सी दिया हमारा नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हमारा दिया कार्बन। तो देखिए जो हमारा मानव शरीर है इसमें सबसे ज्यादा जो एलिमेंट पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? हमारा ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लगभग हमारे बॉडी में
65% पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है? 65% पाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद क्या पाया जाता है? हमारे बॉडी में कार्बन पाया जाता है, जो हमारा कितना होता है? 18.5 होता है। 18.5% हमारे बॉडी में क्या होता है? कार्बन पाया जाता है। और हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन हमारी बॉडी में कितना पाया जाता है? हाइड्रोजन हमारी बॉडी में पाया जाता है 9.5 पाया जाता है अप्रोक्स। और जो नाइट्रोजन है ये हमारी बॉडी में 3.3 अप्रोक्स पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 3.3 अप्रोक्स पाया जाता है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा हमारे बॉडी शरीर में कौन सा एलिमेंट होता है, तो वो क्या हो जाएगा आपका? हमारा ऑक्सीजन हो जाएगा, जो कि हमारा 65% पाया जाता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है पंचायती राज सब्जेक्ट फॉल्स अंडर विच ऑफ द लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी लिस्ट जो होती है ना, अब लिस्ट की बात करें तो लिस्ट मतलब देखिए 3 लिस्ट होती है। पहला लिस्ट की अगर बात करें तो लिस्ट हमारा कहां पे दिया गया है? तो ये दिया गया हमारे 7वें शेड्यूल के अंदर, 7वें अनुसूची के अंदर दिया गया, लिस्ट दिया गया। इसमें 3 लिस्ट के बारे में बात करता है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला लिस्ट हमारा क्या होता है? हमारा होता है यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट होता है। दूसरा हमारा होता है स्टेट लिस्ट होता है, और तीसरा हमारा होता है कंकरेंट लिस्ट होता है। अब ये लिस्ट क्या होता है? तो यानी कानून बनाने की जो शक्ति दी गई है वो यूनियन लिस्ट में क्या हो जाएगा हमारा? वहां पे क्या हो जाएगा कि यूनियन को शक्ति, केंद्र को ये शक्ति दी गई है। तो ये जो हमारा लिस्ट है, लिस्ट का मतलब होता है कि इसमें कानून बनाने की शक्तियां किसके पास दी गई है। तो कानून बनाने की शक्तियां कुछ ऐसे सब्जेक्ट बनाए गए, ऐसे विषय थे जिसपे क्या होगा, सिर्फ केंद्र ही क्या करेगा, उस पर नियम कानून बना सकता है। जैसे जो मान लीजिए कि रेलवे हो गया, रेलवे का पैसा कहां जाएगा, रेलवे का टैक्स है, ये सारी चीजें किसमें आता है हमारा? वो किसमें आ जाएगा? यूनियन लिस्ट में आ जाता है, स्टेट लिस्ट में आ जाता है। फिर स्टेट लिस्ट में ऐसा होता है कि जो राज्य होता है वो अपने नियम कानून बनाता है, उसके पास वो शक्तियां दी गई होती हैं। और कंकरेंट लिस्ट में होता है कि दोनों को वो शक्तियां दी गई होती हैं, यानी कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसपे केंद्र और राज्य दोनों मिलकर नियम कानून बना सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है पंचायती राज के बारे में। तो पंचायती राज देखिए, ये सबसे पहले ये तो चीजें आप याद रखिएगा कि पंचायती राज म्यूनिसिपैलिटी जो है इसको कब ऐड किया गया था। हालांकि ऑप्शन पहले हम देख लेते हैं। स्टेट लिस्ट राज्य सूची के अंदर दिया गया है, यूनियन लिस्ट संघ सूची के अंदर दिया गया है, कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची के अंदर दिया गया या कोई नहीं। और ये तीनों सूची मैंने अभी आपको बताया है। राज्य सूची क्या होगा? जिसमें राज्य को यह शक्ति मिली है कि वो नियम कानून उस पे अपने हिसाब से बना सकता है। यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची, संघ सूची में होता है कि केंद्र के पास ये शक्ति दी गई है कि वो अपने हिसाब से नियम कानून वहां पे बना सकता है। और कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची, यहां पे केंद्र और राज्य दोनों को ये शक्तियां दी गई हैं कि वो नियम कानून उस मुद्दे पे बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे विषय होंगे जिसपे क्या होगा कि केंद्र और राज्य दोनों अपनी नियम कानून बना सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा पंचायती राज के बारे में। तो पंचायती राज किस में आ जाएगा हमारा? सब स्टेट लिस्ट के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर आ जाएगा? स्टेट लिस्ट के अंदर आ जाएगा। और पंचायती राज को जो जोड़ा गया था, पंचायती राज के बारे में अगर बात करें तो ये कहां पे दिया गया? तो 12th शेड्यूल के अंदर है, 11th शेड्यूल के अंदर है। और इसको कब जोड़ा गया था? तो इसको जोड़ा गया था हमारा 73वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था? इसको जोड़ा गया था। पंचायती राज फिर से मैं बता दूं, पंचायती राज 11वें शेड्यूल में दिया गया है और इसको 73वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, गांव के लिए। म्यूनिसिपैलिटी की अगर बात करें तो ये हमारा केस में है 12th शेड्यूल के अंदर है और इसको जोड़ा गया था 74वां संविधान संशोधन के तहत। क्या होगा था हमारा? 74वां संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था। तो कितने क्वेश्चन हमने यहां पे देखा? हमने ये देखा कि लिस्ट के बारे में बात कहां पे किया गया? तो 7वीं अनुसूची में बात किया गया है कि 3 लिस्ट होंगे। कौन कौन सा? स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट राज्य सूची, जो राज्य कानून बनाएगा। यूनियन लिस्ट संघ सूची, केंद्र कानून बनाएगा। कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची, दोनों कानून बनाएंगे। उसमें पंचायती राज किस में आता है? तो पंचायती राज हमारा आता है स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। पंचायती राज को कब जोड़ा गया था? 73वां संविधान संशोधन, उसमें हमारा क्या किया गया था? ये पंचायती राज को जोड़ा गया था और 11वां शेड्यूल के अंदर इसको रखा गया था। अब 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये आप सभी का होमवर्क है। इस वीडियो के एंड होने के बाद ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि पंचायती राज का जो हमारा ये 73वां संविधान संशोधन था, इसका वो टाइम पीरियड कौन सा था, यानी किस साल में ये हुआ था।
जो हमारा जो म्यूनिसिपैलिटी है इसको 12वें शेड्यूल के अंदर रखा गया है और ये 74वां संविधान संशोधन हमारा है। तो इतनी चीजें आपको यहां से याद रख लेनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच कंट्री इज फेमस एज सुगर बाउल इन द वर्ल्ड, यानी कौन सा देश विश्व का चीनी का कटोरा के रूप में प्रसिद्ध है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इसका ऑप्शन आपको दिया गया है क्या, जापान, अगला ऑप्शन आपको दिया है क्यूबा, तीसरा ऑप्शन आपको दिया है कनाडा, चौथा आपको ऑप्शन दिया है ब्राजील। क्या हो जाएगा बताइए, सुगर बाउल इन द वर्ल्ड यानी चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है। ऑप्शन आपको इसमें क्या हो जाएगा, इसका सीधा सीधा आंसर क्या चला जाएगा, क्यूबा। क्यूबा को क्या कहते हैं, सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। क्या कहते हैं, सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड क्या होता है हमारा, क्यूबा को कहते हैं। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ही है ना, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इंक्लूडेड इन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है। किस भाग के अंदर नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है। फटाफट से, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, आप जरा फटाफट से आंसर बता दीजिए तो आप लोग फटाफट से। पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 किसके अंदर डीपीएसपी दिया, डीपीएसपी कहां पे दिया गया है, तो ये दिया गया हमारा भाग 4 के अंदर। कहां पे दिया गया है, भाग 4 के अंदर दिया गया है। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल कहां से कहां तक है, 36 से 51 तक है। और इसमें एक चीज और याद रख लीजिएगा कि ये कहां से लिया गया है, तो ये आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है, लिया गया है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें आपको याद रख लेना है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी पार्ट मतलब सी हो जाएगा, लेकिन पार्ट 4 से लिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है विच स्टेट इन इंडिया इज द लैंड ऑफ राइजिंग सन, यानी भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम सूर्योदय होता है। तो जैसे अगर भारत का हम नक्शा बना दें, हालांकि पूरा प्रॉपर तो नहीं बनेगा हमसे, पर कोशिश करते हैं ऐसे थोड़ा सा ऐसे कुछ। ठीक, अब थोड़ा सा मान लीजिए थोड़ा सा सही नहीं बना है, पर कोशिश करते हैं बनाने की हम। ठीक, तो यहां पे देखिए, आप जब देखोगे यहां पे तो क्या होगा, ये क्या डायरेक्शन आपने पढ़ा होगा ना, यहां पे ईस्ट होता है, यहां पे वेस्ट होता है, यहां पे क्या होता है, नॉर्थ होता है, यहां पे साउथ होता है। तो सूरज कहां से निकलता है, सूरज कहां से निकलता है, दिमाग लगाइए आप लोग। तो सूरज निकलता है हमारा ईस्ट से। ईस्ट में सबसे अगर देखेंगे तो यहां पे जो सबसे बाहरी हिस्सा होता है ये हमारा क्या होता है, यहां पे देखिए नागालैंड है, ठीक है, यहां पे क्या है, और यहां पे क्या है, मिजोरम भी है, ठीक है, और यहां पे एक और भी था, इसमें क्या था, मणिपुर भी है, ठीक है। लेकिन जो सबसे बाहरी हिस्सा है ईस्ट डायरेक्शन के अंदर वो हमारा अरुणाचल प्रदेश। यहां पे आप देखो 7 सिस्टर भी इसको कहते हैं। और एक होमवर्क मिल गया आप लोग को, इस वीडियो के लास्ट में आपको 7 सिस्टर यानी ये जो स्टेट है इसको हम क्या कहते हैं, 7 सिस्टर कहते हैं, 7 बहन कहते हैं, ठीक है, 7 सिस्टर। 7 सिस्टर का नाम आपको कमेंट बॉक्स में करना है और मैं आप सभी के कमेंट को देखूंगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, मैं सभी का चेक करते रहूंगा, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में बताना कि 7 सिस्टर कौन कौन सी है, इसके बारे में थोड़ा सा वक्त निकालिए, वीडियो पॉज करिए और क्रोम पे जाइए। अगर नहीं पता तो 7 सिस्टर के बारे में देखिए और उसका नाम हमें यहाँ पे कमेंट करके बताइए आप लोग। सबसे बाहरी जो हिस्सा यहाँ पे क्या है, अरुणाचल प्रदेश का है, इसलिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले सूरज भी वहीं पे दिखाई देगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और अगर पूरे देखिए ये इंडिया के अंदर बात किया है, अगर पूरे वर्ल्ड के अंदर बात करें, लैंड ऑफ राइजिंग सन की अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा, लैंड ऑफ राइजिंग सन की अगर हम बात करें तो अब इसमें क्या, सन
लैंड ऑफ राइजिंग सन में क्या होगा कि अब वो देश होगा ना जो सबसे पहले ईस्ट की तरफ होगा, तो सबसे ज्यादा ईस्ट में क्या है हमारा जापान है, इसलिए सूरज हमें सबसे पहले वहीं पे दिखाई देगा, तो इसका क्या हो जाएगा जापान हो जाएगा। ठीक है, तो लैंड ऑफ राइजिंग सन हमारे अगर पूरे वर्ल्ड में बात करें तो जापान हो जाएगा, इंडिया में बात करें तो हमारा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको यहां से याद रख लेनी। और ये कमेंट बॉक्स में 2 होमवर्क हमने आपको बताया है, पंचायती राज म्यूनिसिपैलिटी 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन को कब ऐड किया गया था, ये आपका होमवर्क है आज का। और दूसरा होमवर्क आपको मैंने दिया है 7 सिस्टर के बारे में, आप लोग को बताना है कि 7 सिस्टर कौन कौन से हैं, उसका कमेंट बॉक्स में आप लोग सभी लोग नाम दीजिएगा, मैं सबका आप लोग का भी नाम चेक करने वाला हूं। ठीक है, चलिए, विच रिवर इज कॉल्ड सॉरो ऑफ बिहार, ठीक है, यानी किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन आपको दिया है गंगा, दूसरा दिया है गंडक, तीसरा दिया आपको दामोदर, चौथा दिया है कोशी। तो यानी बिहार का शोक क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसी रिवर है जो क्या करती है फ्लड, यानी बाढ़ की वजह से क्या होता है, फ्लड की वजह से लगभग 21,000 किलोमीटर तक, अब वो नदी कौन सी मैं बताऊंगा, 21,000 किलोमीटर स्क्वायर तक का क्या होता है जो फसल होता है, जो फर्टाइल एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, एग्रीकल्चर अफेक्ट करता है। ठीक है, अफेक्ट करता है यानी नुकसान पहुंचाता है। अगर बाढ़ आ जाएगा तो वो सारी फसल वहां पे क्या होती है, बर्बाद हो जाती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं। किस नदी को कहते हैं, और ये लगभग हर साल बाढ़ ऐसे आते रहते हैं, तो बिहार का जो शोक होता है वो कहते हैं कोसी रिवर को कहते हैं। किसको कहते हैं, कोसी रिवर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कोसी रिवर क्या है हमारा, बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, और इसमें अगर हम देखें तो गंगा जो है क्या है, ये सबसे बड़ी रिवर है, क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर इन द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, वर्ल्ड नहीं, अब वर्ल्ड की जरा आप लोग बताइएगा तो। ठीक है, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर जरा आप लोग बता दीजिएगा क्या होगा। ऑसिफिकेशन टेस्ट इज डन टू डिटरमाइन, क्या होगा, ऑसिफिकेशन टेस्ट किस लिए किया जाता है, और इस टेस्ट से महिलाएं बहुत दूर भागती हैं। अब जरा आप लोग बता दीजिए तो क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपको दिया है सेक्स ऑफ अ पर्सन, व्यक्ति की लिंग से, तो मैंने हिंट तो दे दिया कि महिलाएं दूर भागती है, तो ये तो हो नहीं सकता है। एज ऑफ अ पर्सन यानी व्यक्ति की आयु से, हाँ लग रहा है, क्योंकि इसी से क्या होता है, औरतें हमेशा एज छुपाती हैं। 2 चीज होती है ना, औरत हमेशा अपनी एज छुपाती है और जो आदमी होता है वो अपनी इनकम छुपाता है। ठीक है, तीसरा आपको दिया है बोन डेंसिटी, अस्थि घनत्व के बारे में, या फिर चौथा ब्लड ग्रुप ऑफ पर्सन, व्यक्ति का रक्त समूह। किस लिए ये ऑसिफिकेशन टेस्ट किया जाता है, सो ऑसिफिकेशन टेस्ट जो होता है हमारा वो होता है एज ऑफ अ पर्सन के लिए। ये क्या होता है, एक एक्सरे के जैसे होता है, ये क्या होता है, एक्सरे जैसे कराया जाता है, जहां पे बोन का एक्सरे करके ये लगाया जाता है, हड्डियों के बारे में पता लगाया जाता है कि कितनी पुरानी है, इससे हमारे एज का भी पता चल जाएगा। क्योंकि हड्डियां क्या होंगी, इंसान जब बना होगा तभी से तो हड्डियां साथ में है, तो अगर हड्डियों का एज पता चल जाए तो व्यक्तियों का भी एज वहां से पता चल जाएगा। तो एक्सरे के माध्यम से ये टेस्ट का पता लगाया जाता है कि आदमी की आयु कितनी है या फिर औरतों की आयु कितनी है, जिससे कि औरतें दूर भागती हैं। तो ऑसिफिकेशन टेस्ट जो हमारा होता है ये हमारे एज ऑफ अ पर्सन, व्यक्ति की आयु के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। ओजोन लेयर थिकनेस, क्या, ओजोन लेयर थिकनेस इज मेजर्ड इन, यानी ओजोन लेयर की मोटाई मापी जाती है। ओजोन लेयर की मोटाई किसमें मापी जाती है, इसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। डेप्सन यूनिट, दूसरा मिलीमीटर में, तीसरा डेसिबल्स में, चौथा सेंटीमीटर्स में। किसमें मापी जाती है, जरा आप लोग बताइए तो, किसमें मापी जाती है, ओजोन लेयर की थिकनेस किसमें मापी जाती है, फटाफट से आंसर बताइए आप लोग। डेप्सम यूनिट, मिलीमीटर यूनिट, डेसिबल्स में, या फिर सेंटीमीटर्स में, क्या हो जाएगा आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डेप्सन यूनिट में क्या किया जाता है, इसकी जो थिकनेस है उसको नापा जाता है, मोटाई मापी जाती है ओजोन लेयर की। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। द वर्ड सत्यमेव जयते, क्या जो शब्द है सत्यमेव जयते इन नेशनल एम्बल इज टेकन फ्रॉम विच उपनिषद, किस उपनिषद से लिया गया, यानी राष्ट्रीय चिन्ह में सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया, और ये मोटो भी है, नेशनल एम्बल या मोटो कह सकते हैं इसको। ठीक है, किस उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन आपको दिया है प्रश्न उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, मुंडक उपनिषद, या फिर छंदोग्य उपनिषद। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है बताइए आप लोग।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताइए। मुंडक उपनिषद से लिया गया है और ये किसका पार्ट है, देखिए मुंडक उपनिषद अर्थशास्त्र अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेदा से ये है, इसका पार्ट है, अथर्ववेदा का ये पार्ट है मुंडक उपनिषद, जहां से हमारा सत्यमेव जयते लिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंडिपेंडेंस इंडिया फॉर फर्स्ट ओलंपिक हॉकी गोल्ड मेडल इन, यानी स्वतंत्र भारत ने अपना पहला ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक जीता था, कब जीता था, किस साल में जीता था। ऑप्शन दिया 1948, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन डी 1956, ऑप्शन डी 1960। किस साल में जीता था, तो वो जीता था, देखिए भारत स्वतंत्र होने के बाद, ठीक है, क्या स्वतंत्र तो हमारा कब हुआ था, 1947 में हुआ था। तो उसके बाद ओलंपिक जो हुआ था वो लंदन ओलंपिक हुआ था, कब हुआ था, लंदन ओलंपिक हुआ था, जो कि हुआ था 1948 के अंदर। तो उसी समय क्या हुआ था, भारत जीता था। और भारत कब जीता था, तो किसको हराया था, तो ब्रिटेन को हराया था। किसको हराया था, ब्रिटेन को हराया था, ब्रिटेन को हराया था, ठीक है। ब्रिटेन को हरा के भारत ने गोल्ड मेडल जीता था, भारत जीता था, क्या था, भारत जीता था गोल्ड मेडल, ठीक है। ब्रिटेन को हरा के भारत गोल्ड मेडल जीता था, लंदन ओलंपिक था, और वो कब था हमारा, 1948 के अंदर जीता गया था, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच इज नोन एज द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स इन इंडिया, यानी स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स का भारत के अंदर पाया जाता है। भारत में खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है, किस क्षेत्र को कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है बुंदेलखंड प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, या फिर मालवा प्लेट्यू, या फिर बघेलखंड प्लेट्यू, ठीक है, बघेलखंड प्लेट्यू, कौन सा है इसमें। तो इसका ऑप्शन बताइए आप लोग फटाफट से, ऑप्शन ए बी सी डी क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, जरा आप लोग बताइए। तो भारत में खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है, बताइए आप लोग। तो वो कहा जाता है हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, छोटा नागपुर प्लेट्यू को हमारा भारत के खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वेयर इज द सीट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां स्थित है। ऑप्शन आपको दिया है जिनेवा, द हैग, न्यूयॉर्क, या फिर वॉशिंगटन। कहां पे है बताइए आप लोग, तो फटाफट से आंसर बताइए आप लोग, कहां पे है, फटाफट से आंसर बताइए। तो जो हमारा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है वो हमारा द हैग नीदरलैंड में है। कहां पे है, द हैग नीदरलैंड के अंदर है, ठीक है। द हैग नीदरलैंड के अंदर हमारा क्या है, इसका मुख्यालय है। और इसके अंदर कितने जज होते हैं, 15 जज है। कितने जज हैं, 15 जजेस होते हैं। तो ये दोनों चीजें आपको यहां से याद रखनी है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज नॉट, क्या इज नॉट रिलेटेड टू रिवर नर्मदा, यानी निम्न में से कौन सा बाढ़ नर्मदा नदी से बांध होगा, सॉरी बांध होगा, ये बाढ़ लिख दिया है पर बांध होगा, नर्मदा नदी से स्थित नहीं है, ठीक है, नर्मदा नदी से स्थित नहीं है। ऑप्शन आपको दिया है इंदिरा सागर, दूसरा दिया है गांधी सागर, तीसरा आपको दिया है भारगी महेश्वर। तो कौन सा इसमें नहीं है, तो देखिए इसमें थोड़ा सा क्या कह सकते हैं कि नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन अगर एंट्रेंस एग्जाम में आया तो ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं, या फिर अगर माइनस मार्किंग नहीं है तो आप जय श्री राम लगा के आप इसको लगा सकते हैं। पर अगर आपको माइनस मार्किंग आपके एंट्रेंस एग्जाम में है, हालांकि मोस्ट ऑफ द जो कॉलेज है महात्मा गांधी काश्यप विद्यापीठ, हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज हो गया, डीयू है, और जो हमारा डीयू नहीं डीडीयू और हमारा जो एलयू है, इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, तो आप ऐसे में अटेम्प्ट कर सकते हो। पर ऐसे क्वेश्चन थोड़े टिपिकल होते हैं। तो इसमें ये जो सारे डैम दिए हैं, इसमें देखिए ये जो है ये क्या है, चंबल रिवर से रिलेटेड है, चंबल रिवर से रिलेटेड है, चंबल, और बाकी सब किससे रिलेटेड है, तो वो नर्मदा रिवर से है। तो बाकी सब क्या हो जाएंगे, ये भी क्या नर्मदा रिवर से रिलेटेड है, इंदिरा सागर, भारगी भी नर्मदा रिवर से रिलेटेड है, महेश्वर भी क्या है नर्मदा रिवर से रिलेटेड है। पर जो हमारा गांधी सागर है ये हमारा किससे रिलेटेड है, हमारा है चंबल रिवर से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा गांधी सागर। क्वेश्चन क्योंकि नॉट लगा के पूछा है, नहीं लगाया है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा गांधी सागर हो जाएगा।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ह्यूमन राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड, यानी मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अब तो लग रहा है कि आप लोग नींद में भी बता देंगे। ऑप्शन आपको दिया है 26 जनवरी, दूसरा 26 नवंबर, तीसरा हमारा दिया है 20 दिसंबर या फिर 2 अक्टूबर। क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या 10 दिसंबर। और कब से मनाया जाता है, ये कब से मनाया जाता है, तो 1948 से मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और आप सभी का जो होमवर्क है वो होमवर्क हमने आपको देखिए याद किया है, मैं अभी लिख देता हूं। होमवर्क आपका ये है, पहला तो ये था हम आपको कि पंचायती राज का ईयर पूछा गया था, दूसरा आपसे म्यूनिसिपैलिटी का, तीसरा आपसे मैंने आज होमवर्क में पूछा है 7 सिस्टर के बारे में, 7 सिस्टर नेम। और ये होमवर्क आपको कैसे करना है, ये वीडियो एंड होते ही आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मैं एक एक बच्चों का कमेंट देखूंगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि हमारा भी थोड़ा मनोबल बढ़े और हम और भी चीजें आप लोग के लिए नई नई लेके आए, ताकि आप अपने एंट्रेंस एग्जाम के अंदर और अच्छी तैयारी कर पाओ और अच्छा रैंक लेके आओ। इसलिए डीएनएस इनिशिएटिव लिया है कि आप लोग को यूट्यूब में भी एक अच्छी खासी प्रिपरेशन कराया जाए, जिससे आपके एंट्रेंस एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे। और ये सीरीज में हम और नई नई चीजों को लाएंगे। हालांकि ये तो पार्ट 10 सीरीज का पार्ट है, लेकिन अगर आप लोगों ने कमेंट किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, तो हम मजबूर हो जाएंगे और भी चीजें आपको कराने के लिए, और हम और भी नई नई चीजें आप लोग के लिए लेके आएंगे यूट्यूब पे ही। तो इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट करना जरूर किया करिए, ताकि हमारा मनोबल और बढ़े और हम और नई नई चीजों को आपके लिए ला पाए। और साथ ही साथ आप सभी के लिए मैं बता दूं कि अगर आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूपी कॉलेज में तो नहीं है बीएलएलबी एलएलबी, डीडीयू हो गया हमारा, एलयू हो गया, टीडी कॉलेज हो गया और हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज हो गया से अगर आप एलएलबी या बीएलएलबी का एंट्रेंस एग्जाम की पूरी तैयारी करना चाहते हैं, जिसके अंदर आपको पूरे कंप्लीट सिलेबस का लेक्चर मिलेगा, आपको उसको लेक्चर्स का जो नोट्स है और पीडीएफ है बाइलिंगुअल, ठीक है। लेक्चर और देखिए दोनों चीजें क्या होंगी, हिंदी और इंग्लिश में चलेंगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ इंग्लिश और हिंदी होगा, आपको क्या होगी, दोनों भाषाएं में वो चीजें वहां पे मिलेंगी। आपको उसका प्रैक्टिस सेट मिलेगा। प्रैक्टिस सेट से क्या होगा कि आप उस चीज को प्रैक्टिस करो, जिससे आप उस क्या करोगे, उससे कनेक्ट कर पाओगे कि भाई हमने 10 चैप्टर पढ़ लिया तो हम कितने क्वेश्चंस को बना पा रहे हैं, हम क्वेश्चन बना पा रहे हैं नहीं बना पा रहे हैं, तो अपनी कमियों के बारे में आपको प्रैक्टिस सेट से पता चलेगा। और ऑनलाइन टेस्ट से क्या होगा कि आपको एक अभ्यास हो जाएगा, ताकि आप अगर एंट्रेंस एग्जाम में बैठोगे तो वो पेपर आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं रहेगा, क्योंकि डीएनएस आपको इतनी तैयारी पहले ही करा के दिया रहेगा कि आपके लिए वो पेपर भी क्या लगेगा, एकदम हलवा लगेगा। और आप जब आओगे तो कहोगे सर क्या ही पेपर बनाए थे, लगा था कि डीएनएस का ही टेस्ट पेपर दे रहे हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको डिटेल में सॉल्यूशन कराया जाएगा, जिसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और ये सभी कुछ फ्री क्रैश कोर्स के अंदर लॉन्च हो चुका है। क्रैश कोर्स बहुत ही नॉमिनल फीस के अंदर रखा गया, आप जितने का फॉर्म भरोगे उसके हाफ में अप्रोक्स हम लोगों ने इस कोर्स को डिजाइन किया है, ताकि आप हर बच्चा इसको अफोर्ड कर सके और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर सके वहां पे, ठीक है। उसके लिए आपको करना क्या होगा, डीएनएस आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा, डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड करना होगा। वहां पे आपको बीएलएलबी का लेना है तो बीएलएलबी में जाइएगा आप, या फिर एलएलबी क्रैश कोर्स आपको दिखेगा, वहां पे आप जाके बाय नाउ एनरोल होके अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो, और साथ ही साथ तैयारी सिलेक्शन के साथ एक अच्छा रैंक लेके आ सकते हो, ठीक है। और अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 6387986764। आप इस पे कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक। और साथ ही साथ मैंने अभी क्या बताया कि पेड बैच में अगर मान लीजिए आप जाते हो तो अच्छा है, अगर नहीं जा पाते हो तो भी कोई बात नहीं है, आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट कर दीजिए, ताकि हम YouTube पे भी और भी चीजें आप सभी के लिए लेके आए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जैसे ही खत्म होगा, हम कुछ और फिर प्लान करेंगे। तो ऐसे ही हमारे चैनल के साथ कनेक्ट रहिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करें, और होमवर्क को भी कमेंट करें, मैं सभी का होमवर्क देखूंगा। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नए क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।